आप देख रहे वी न्यूज़ 24 और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आपने मेरे चैनल पे देखा होगा इससे पहले कि मैं जो डॉक्टर चंचल शर्मा मैडम हैं इनके पास फिर से आया हूं और मैं आपको बताते चलूं कि जो इनके इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे लोगों की इंक्वायरी हुई हमारे पास और शायद बहुत सारे लोग आपके क्लिनिक में भी आए। तो आज हम लोग जो विषय पे बात करेंगे कि पिछली बार अब हम लोगों ने बहुत सारे विषय, लेकिन आज खास करके हम लोग बांझपन पे बात करेंगे कि जो निसंतान दंपति है, जो लोग बहुत जगह से निराश हो चुके हैं एलोपैथिक से, होम्योपैथिक से या आईवीएफ में भी जा कर के, लेकिन मैंने यहाँ सुना कि जो आईवीएफ वाले ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे मतलब कि उनको लाभ पहुँचा है। अभी गर्मी का भी टाइम है और जाड़ा भी चला गया है, तो ऐसा क्या करना चाहिए लोगों को और ऐसी क्या क्या चीज़ सावधानी बरतनी चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो और वो निसंतान दंपति जो माँ भी बन सके, जिनकी ब्लॉकेज है उनसे उनको फ़ायदा भी हो। बेसिकली वैसे तो गर्मियों में जो भी हमारा खान पान आता है, जो चीज़ें आती हैं वो सब जो है वो शीतवीर्य होती हैं, क्योंकि गर्मी में उष्णता रहती है, अग्नि मंद रहती है, तो हमें हल्का खाना खाना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि गर्मी की मौसम में जो खान पान आता है, जो ऐसे घिया तोरी ऐसी सब्जियां ही ज़्यादा मिलती हैं। बहुत हैवी खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि इस समय हमारे शरीर की अग्नि का बल जो होता है वो मंद होता है, तो हम बहुत हैवी खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो आप हल्का खाना खाइए। इसके अलावा आप जितनी भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो सब आप खा सकते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा ऐसा फर्टिलाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, मतलब हर तरीके के पेस्टिसाइड सब यूज़ किए जाते हैं। तो यही सलाह दी जाती है कि 3 से 4 घंटे जो भी आप लेकर आ रहे हैं उसे पहले नमक के पानी में डिप करके रखिए और उसके बाद आप उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे आप आम खाना चाहते हैं तो हम नहीं कह रहे हैं कि आम मत खाइए, लेकिन हाँ ये है कि आप आम खा रहे हैं तो 3-4 घंटे पानी में डिप करके रखिए, उसका जो ऊपर का जो छिलका है उसे पील ऑफ कर दीजिए और उसके बाद उसको आप यूज़ कीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा गर्मियों में ज़्यादातर चीज़ें जो तासीर में ठंडी होती हैं वो हम सेवन कर सकते हैं। जैसे आप गुलकंद ले सकते हो, गूंद का तीरा ले सकते हो, बेल का शरबत ले सकते हो, चने का सत्तू ले सकते हो। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चली आ रही हैं वो फर्टिलिटी एनहेंस करने में मदद करती हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी हमारी वीडियोज़ में भी मैंने बहुत बार बोला है कि इनफर्टिलिटी में आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हीट फैक्टर है, यानी पित्त दोषा है। जो शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो वो आपके यूट्रस के इंटरनल एनवायरनमेंट को फेवरेबल नहीं रहने देती है। तो गर्मियों में वो समस्या और ज़्यादा लोग फेस करते हैं। तो ऐसी कोई समस्या है और आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं, यानी कि आप सीजनल चीज़ों का सेवन अगर आप करते हैं, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, तो आपकी ये चीज़ें सॉर्ट होती हैं। और अगर फिर भी वो पित्त आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप इस तरीके का भोजन जो है वो ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं। जैसे बहुत बार मैंने ऐसे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम नींबू आप मना कर देते हैं, बट नींबू हम सीजनल तरीके से मना करते हैं। तो अगर गर्मियों में नींबू पानी भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे इस तरीके से वीर्य का ध्यान रखते हुए आहार के उसका सेवन करना चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं होती है। और गर्मियों में बहुत ज़्यादा अग्निबल कम होने की वजह से एक्सेसिव एक्सरसाइज भी हम करने के लिए नहीं कहते हैं। तो आप ऐसे डेली वॉक कीजिए, क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी बहुत बड़ी समस्या है। दिन में हम 3-3, 4-4 घंटे सोते रहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आप एक लिमिटेड टाइम रखिए। मतलब आयुर्वेद ऐसे बोलता है कि जितनी आपकी निद्रा पूरी नहीं हुई है उसका आधा भाग अगर आप दिन में सो लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी है। जैसे आप 8 घंटे की नींद लेना चाहते थे लेकिन आप किसी वजह से नहीं ले पाए और आपने 6 घंटे की ली, तो 2 घंटे सोने की बजाय आप 1 घंटा दिन में सो जाइए, तो उससे आपकी वो जो नींद है वो पूरी हो जाएगी। तो स्लीप पैटर्न बैलेंस रहता है, उससे दोषास बैलेंस रहते हैं। 4-4, 5-5 घंटे सोएंगे तो फिर कफ दोषा बहुत एग्रीवेट हो जाएगा, आपका बॉडी का जो सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करेगा और आपको दिक्कतें होंगी। तो आहार, निद्रा, इन दोनों का ही अगर आप ध्यान रखते हैं, समन्वय रखते हैं, विहार का ध्यान रखते हैं, विहार यानी जो हम एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल, ये सब जो हम जीते हैं, इसका अगर आप इन तीनों का एक बैलेंस्ड मैनर में मेंटेन करके रखेंगे या इनका समन्वय रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। गर्मी के सीजन में भी कंसीव करने में कोई परेशानी नहीं आती है। आज के समय में अगर हम कुछ भी ले रहे तो शुद्ध तो मिल ही नहीं रहा। वो चाहे मैं सब्जी ले लूँ या फल ले लूँ, फ्रूट ले लूँ, वो भी शुद्ध नहीं। पेस्टिसाइड क्या क्या उसमें केमिकल, और कई तरह तो आपने देखा भी होगा कि आजकल वो दिखाते भी कि परवल को भी हरा करने के लिए रंग लगा देते हैं, भिंडी में भी रंग लगा देते हैं। तो इस तरह की तो बहुत सारी समस्या है। और आज के समय में हार्मोन्स का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर हो गया लोगों को, जो हार्मोन्स भी असंतुलन हो गए। इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं लोगों को, खास करके महिलाओं में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो जिनका हार्मोन्स अनबैलेंस है उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक आपके इलाज में आप मना करते हैं कि खट्टा नहीं खाना, तो अगर कोई आदमी मान लो अगर सेब का सिरका लेना चाहे इस मौसम में, या जिनका हार्मोन्स अनबैलेंस है, क्या वो ले सकते हैं, या उनको क्या मतलब हिदायत है, उनको क्या थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए जिससे उनका हार्मोन्स लेवल ठीक हो?
देखिए, आयुर्वेद कोई भी चीज़ ऐसे जनरलाइज नहीं बोलता है कि मतलब आप सब लोग सिरका ले लीजिए या सभी मत लीजिए, ऐसा नहीं है। आपकी प्रकृति में जो दोषास ज़्यादा एग्रीवेटेड हैं या जिनका जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है, अगर आप वो दोषों को ध्यान में रखें, यानी किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से मिल के अपने दोषों में जो भी एग्रीवेटेड है उसके हिसाब से अपने डाइट का ध्यान रखते हैं तो अच्छा रहता है। साथ में आयुर्वेद ऋतु के हिसाब से भी डाइट बताता है। तो अगर ऋतु इस समय पे हमारी वर्षा ऋतु, जो ये हमारी ग्रीष्म ऋतु है, ये वात संचय का काल चल रहा है, तो इस समय पे अगर आप ऐसे वात बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं लेंगे, एकदम फ्रिज का ठंडा पानी पीना, एकदम चिल्ड चीज़ें खाना, तो वो सब नुकसान करती हैं। तो आप नॉर्मल टेम्परेचर की चीज़ें लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं करता। अब बात करते हैं हार्मोन्स की, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं हार्मोन्स बिगड़े हैं, हार्मोन्स में परेशानी है। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि हार्मोन्स यानी आपके चैनल्स, यानी जो भी आपके ग्लैंड्स हैं वहाँ से जो सिक्रीशंस हो रही हैं, वो सिक्रीशंस आपके उस ऑर्गन तक प्रॉपरली पहुँचे, वहाँ पे डेवलपमेंट हो। लेकिन अगर आपके चैनल्स में कहीं पर ब्लॉकेज आ रही है, यानी कि स्त्रोतावरोध हो रहा है, जैसे कोई कार्डियक पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट को हार्ट अटैक कब आता है? जब उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर ऐसे फैट एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, तो ब्लड फ्लो में कॉम्प्रोमाइज आता है, परेशानी होती है और फिर वो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होगा और पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आएगा। वैसे ही जैसे आपके जो ये हार्मोन्स हैं, ये जो हार्मोनल ग्लैंड्स रिलीज कर रहे हैं, वो हार्मोन्स जब वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में सिक्रीट नहीं हो रहे हैं और आपके चैनल्स में प्रॉपर नहीं पहुंच रहे, तो आपको परेशानी आ रही है। तो वो परेशानी होने का कारण पहले समझने की जरूरत है। तो वो जो चैनल्स हैं उसमें जो आमा दोषा है, जिसे हम टॉक्सिन्स बोलते हैं, उसी को आयुर्वेद में आम दोषा बोला गया है। तो जब वो आम दोषा एग्रीवेट होगा तो वो वहां जाकर एक्यूमुलेट होगा, उसकी वजह से आपके हार्मोन्स जो हैं गड़बड़ होंगे। तो हार्मोन्स यानी आम दोषा को या टॉक्सिन्स को बैलेंस करने का बेस्ट तरीका है कि आप रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए। आप किसी भी जो वेग हमारे आयुर्वेद में बोला गया उनको धारण मत कीजिए, जैसे यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए, मोशन को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए, छींक भी आ रही है तो उसे होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब वेग धारण करने से भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। क्योंकि बॉडी आपको सिम्टम दे रही है कि ये हमें नीडेड नहीं है, इसे रिपेल करना है, इसे निकालना है, लेकिन आप उसको लंबे टाइम तक इनहेरिट करके रखते हैं, तो वो परेशानी क्रिएट करता है। तो जब आपके आम दोषा सब रिलीज हो जाएंगे, फिर जो आज तक आपने किया उसको रिलीज करने के लिए आयुर्वेद ने पंचकर्मा बताया है, तो आप पंचकर्मा का प्रयोग कीजिए, उसे डिटॉक्सिफाई कीजिए, फिर देखिए आपके हार्मोन्स डेफिनेटली सेटल होते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन बताई गई हैं आयुर्वेद में, जो प्रीवियसली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हार्मोन्स हैं, आप उसको सेटल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद भी हार्मोन्स को समझता है, उसका कहने का तरीका अलग है। तो लेकिन ट्रीटमेंट आयुर्वेद में हार्मोन्स का बहुत अच्छे से किया जाता है, क्योंकि रूट पे काम किया जाता है। ऐसा नहीं कि ये हार्मोन कम हो गया है तो आप इसका सप्लीमेंट दे दीजिए, ये हार्मोन ज़्यादा हो गया आप इसका सप्लीमेंट दीजिए, वो कभी भी रूट प्रॉब्लम सॉर्ट नहीं होती और आप हमेशा एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के दौर में रहते हैं। तो इसलिए आयुर्वेद ज़्यादा बेहतर काम कर पाता है और इसीलिए हम लोग ज़्यादा अच्छे से सक्सेस दे पाते हैं। मैम, मोटापा भी कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि आम दोषा जो है वो एक परेशानी है, ऐसे मोटापा जो है वो मेद दोषा है। मेद धातु जो है वो बहुत ओवर आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रही है, तो वो भी चैनल ब्लॉकेज करेगी। फैट एक्यूमुलेशन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा स्त्रोतावरोध करेगा। तो अगर वो ओवरीज के अराउंड है तो आपकी ओवरीज के आसपास का ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होगा, तो आपके फॉलिकल्स अच्छे नहीं बनेंगे, यूट्रस के इंटरनल ब्लड फ्लोज अच्छे नहीं होंगे, एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बनेगी। तो ये सब चीज़ें डेफिनेटली मैटर करती हैं। पीसीओडी पेशेंट में ओबीज जो मोटापा है वो बहुत बड़ी समस्या बन जाता है, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि जब तक आप एकदम ऐसे लीन एंड थिन हो जाएंगे तब तक आप प्रेगनेंसी अचीव नहीं करेंगे। अगर आप मोटे हैं तो आप वर्कआउट स्टार्ट तो कीजिए, आप अपना रूटीन तो स्टार्ट कीजिए। तो जैसे जैसे आप वर्कआउट और मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे, आपको वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपकी जठराग्नि जो है वो अच्छी होगी, आपकी धात्वाग्नि अच्छी होगी। तो जो डिस्टर्ब्ड धातु हैं वो सब समन्वय में आने लगेंगी और धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होने लगेंगी। तो ऐसा नहीं होता कि कोई 102 किलो का पेशेंट है तो वो तभी कंसीव करेगा पीसीओडी पेशेंट जब वो 60 का हो जाएगा। जब वो 92 पे आ जाता है तो भी कंसीव कर जाता है, क्योंकि उसने वर्कआउट किया, उसने मेहनत की, उसने अग्नि अच्छी करी। तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हार्मोन सेटल होने लगेंगे, धीरे धीरे स्त्रोतावरोध बैलेंस होने लग जाता है, तो पेशेंट कंसीव कर जाता है। यानी कि हार्मोन्स भी मैम मतलब एक बांझपन का कारण हो सकता है। असंतुलन अगर हार्मोन्स का होता है या मोटापा, तो ये भी कारण हो सकता है कि, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्या? बिल्कुल, हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, पर ये इतना बड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि आयुर्वेद से इसको बहुत अच्छे से रिकवर किया जा सकता है। अगर आप आयुर्वेद की
शरण में नहीं भी हैं तो भी जो आयुर्वेद में बताया गया एक हेल्दी जीवन, एक हेल्दी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, अगर आप इन सब का सेवन करते हैं और आपका फूड अच्छा रहता है, ये सब चीज़ें अगर आप प्रॉपरली कर रहे हैं तो भी आप चीज़ों को बैलेंस आउट कर सकते हैं। शायद थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, विंडो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप इन सब चीज़ों के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। कितने सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे, जब मैं लाइव कर रही होती हूँ या वीडियोस देख रही होती हूँ, तो नीचे लिखते हैं कि मैडम हमने आपकी ये चीज़ें फॉलो की और हमें कंसीव हो गया, हमें प्रेगनेंसी हो गई। बिकॉज आपने अपने दिनचर्या को अच्छा कर लिया, अपनी ऋतुचर्या को अच्छा कर लिया, अपने आहारचर्या को अच्छा कर लिया। लाइफ अच्छी होगी तो धीरे धीरे बॉडी जो है वो एक नॉर्मल बैलेंस्ड बॉडी के फॉर्म में आने लग जाएगी और आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो पीसीओडी ही मिलती है। तो मैं ऐसे पहले भी बता चुकी हूँ कि पीसीओडी है तो आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा कर लीजिए, अपने वेट पे ध्यान दीजिए। जैसे आज भी मैंने एक पेशेंट देखी थी, उनका वेट है 88, उन्हें 5 साल से इनफर्टिलिटी है। उन्हें डॉक्टर ने पहले ऐसे हार्मोनल पिल्स दी थी जिसकी वजह से उनकी आईज में ऐसे कैटरेक्ट जैसी एक झिल्ली बनने लग गई, तो उन्होंने वो हार्मोनल पिल्स बंद कर दी। शायद 2019 के बाद से उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। लेकिन पॉइंट वॉज कि मैंने भी उसको यही बोला कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी डॉक्टर ने आपको ये ना बोला हो कि आपको वेट कम करना है या आपको वर्कआउट करना है या आपको योगा करना है या वॉक करना है। जितनी आपकी क्षमता के दायरे में आता है एटलीस्ट उतना तो आपको करना चाहिए। पेशेंट को पता सब होता है लेकिन करते नहीं हैं, तो वो करना, वो जज्बा रखना, वो पहली रिक्वायरमेंट है। तो आप एक कदम बढ़ाइए, बाकी जैसे जैसे आप वो पहला कदम बढ़ाते हैं आपकी बॉडी आपको रिजल्ट जरूर देती है। मतलब अगर आपको आज 3 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं और आपने 1 महीना अच्छे से मेहनत करी, मेहनत इन द सेंस आपसे कुछ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 45-50 मिनट्स वॉक ही कर लीजिए। उतना करेंगे तो भी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो आप इतना बेसिक स्टेप भी उठाते हैं तो आप देखेंगे नेक्स्ट साइकिल में आपको ऐसे 2.5 महीने में पीरियड आने लगेंगे, और मेहनत करेंगे तो 2 में आने लगेंगे। तो बॉडी खुद भी बहुत अच्छे से अपने आप को रिजुवनेट करती है, अपने आप को रिपेयर करती है। बट आप कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे होगा। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप घर पर कर सकते हैं, जैसे दालचीनी का पानी लेना, जो मेटाबॉलाइजर्स होते हैं। आप कच्ची हल्दी का पानी ले सकते हैं, दालचीनी का पानी ले सकते हैं, लौंग रात को पानी में भिगो के 2 लौंग ले सकते हैं। फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए मुनक्का होती है और ब्लैक रेजिन्स होते हैं, वो सब आप डेली अपने डाइट में ले सकते हैं। खान पान में आप ऐसी चीज़ें मत लीजिए जो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ाएं। जैसे पीसीओडी पेशेंट है, मोटा है, आपको पता है तो आपको शुगर 0 करनी ही पड़ेगी, तो आप मीठा छोड़ दीजिए। आप ऐसी चीज़ें लीजिए जिसमें नेचुरल शुगर्स हैं, जैसे किशमिश में नेचुरल शुगर है तो आप वो ले लीजिए। आप चीनी को पूरी तरह से कट आउट कर दीजिए। तो इस तरीके से स्टेप्स अगर आप उठाते हैं अपने आसपास, हम जब अपनी ही रूटीन को देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिल जाती हैं कि हाँ हम ये गलत कर रहे हैं। जैसे आप डेली चाय पी रहे हैं या दूध में चीनी डाल के पी रहे हैं, तो आप वो चीनी हटा दीजिए, आप वो चाय हटा दीजिए। चाय सिर्फ क्या है, एक चीनी वाला पानी ही तो है, तो आप उसको हटा दीजिए। तो आपकी बेसिक प्रॉब्लम सॉर्ट होने लगती है, तो धीरे धीरे बॉडी रिकवर करती है। रही बात मुझसे मिलने की, तो मैं ऑनलाइन नहीं करती हूँ, हमारी टीम करती है। लेकिन अगर मुझसे मिलना है तो आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या पुणे कहीं भी मिल सकते हैं। मैं मंथ के हर सेकंड सैटरडे जो है वो पुणे में जाती हूँ, संडे और मंडे को मुंबई जाती हूँ। मंथ के एवरी 3rd वेडनेसडे और थर्सडे में लखनऊ मिलती हूँ, और बाकी जितने भी दिन है वो मैं दिल्ली में हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा जो है अपॉइंटमेंट के लिए वो है 9811773770। और अगर किसी को उस पर कॉल नहीं उठाई जा रही है, जैसा आपने बताया कि नंबर नहीं लगता, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। डेफिनेटली हमारी टीम आपको रिवर्ट करती है और आपको वो रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, वो रिवर्ट्स मिल जाएंगे। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। बट मैं फिर भी कहूँगी कि वही आयुर्वेद की तरफ कदम बढ़ाए जो ये जज्बा रखता हो कि वो अपने आहार में, अपने दिनचर्या में चेंजेस कर सकता है। जो ये सोचता है कि नहीं मैं सिर्फ दवा खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा, आयुर्वेद उनके लिए नहीं है। तो आयुर्वेद आपको पहले जीना सिखाता है, उसके बाद आपका इलाज करता है। तो इतना करेंगे तो ठीक होगा। और मैंने तो ऐसा देखा है कि जो लोग जीना सीख जाते हैं सही तरीके में, उनको शायद ज़्यादातर केसेस में इलाज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसी के साथ में हम लोग आज की जो ये टॉपिक यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।